हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया कौन सा टॉपिक देखा था हमने, द स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास। हमारी जो थर्ड स्टेट में से मिडिल क्लास कैसे उभर के आती है। तो अब तक इस चैप्टर में हमने क्या देख लिया। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट के ऊपर एक जो बोझ था ना वो बढ़ता ही जा रहा था। थर्ड स्टेट को टैक्स भी पे करना था। थर्ड स्टेट को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपना जीवन जीने के लिए। लाइक जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे, फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए थे, डिमांड बढ़ गई थी, प्रोडक्शन नहीं थी। उसके बाद जो थर्ड स्टेट में से ही एक क्लास ग्रो होकर आई, मिडिल क्लास। ठीक है, उससे अगर थोड़ा सा और पहले जाएं तो हमने जब फ्रांस की सोसाइटी के बारे में देखा था कि फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। मैंने आपको ये भी बताया था जो फ्रांस का जो राजा है लुई 16 का जो खजाना है ना वो खाली होता है। ये मैंने आपको बताया था, लुई 16 का खजाना खाली होता है। खाली क्यों होता है? अब लुई 16 के पास खजाना तो होता नहीं है उसके, लेकिन उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसा होता नहीं है। तो वो क्या सोचता है, वो टैक्स बढ़ाएगा। और वही वाली बात आ गई। अब लुई 16 जो था राजा, उसने सोच लिया कि चलो अब टैक्स बढ़ाते हैं। वो ऐसे ही रातों रात नहीं बोल देगा कि टैक्स बढ़ गया तो टैक्स बढ़ गया, ऐसे नहीं होता। उसको ना एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है। स्टेट जनरल की मीटिंग का मतलब होता है जिसमें तीनों स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के तीनों स्टेट के लोग एक साथ मिलते हैं। एंड देन जो भी कैसे टैक्स बढ़ाने हैं उस बात की जो है मीटिंग होती है। ठीक है, तो लुई 16 जो है वो प्लान कर वो दिमाग में सोच रहा था कि हाँ उसको टैक्स बढ़ाने हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और स्टेट जनरल की जो लास्ट मीटिंग है ना वो हुई थी 1614 में। लास्ट मीटिंग वाज कॉल्ड इन 1614। लाइक अभी जो मीटिंग होने वाली है, ये इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1614 में। ठीक है, अब ये मीटिंग होगी 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की। अब देखो, अब आप जरा थोड़ा सा चैप्टर को कनेक्ट करो। 5 मई आ गई एंड हमने जो सबसे पहले इंट्रो में अपना इवेंट देखा था वो कौन सा था, 14 जुलाई 1789। अब हमारी मई आ गई, अब जून एंड जुलाई। आज अभी हम मई पे, अगले में हम जून पे भी पहुंच जाएंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। मई, जून, जुलाई। देखो जो जुलाई का रेवोल्यूशन अब शुरू ही होने वाला है, मतलब वो समय अब करीब आ रहा है। ठीक है, 5 मई 1789 को जो है मीटिंग बुलाई गई स्टेट जनरल की मीटिंग में जो है नए टैक्सेस को प्रपोज करने का प्रपोजल रखा गया, प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। एंड और आप ये देखो और टैक्सेस किसे देने थे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को टैक्सेस देने थे। ये बात याद रखना, ओके। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कुछ नहीं करना था। तो 300 रिप्रेजेंटेटिव क्लर्जी से आए, 300 रिप्रेजेंटेटिव नॉबिलिटी, मतलब फर्स्ट स्टेट से 300 आए एंड सेकंड स्टेट से भी 300 आए। ओके, ये याद रखना, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से दोनों से 300 आए एंड देन थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। कितने? थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। इससे भी 300, इससे भी 300 एंड इससे 600। एंड जो थर्ड स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे वो भी ऐसे कोई नहीं आ गया था। उसमें जो लोग पढ़े लिखे थे वो आए थे, जो प्रॉस्पेरियस एजुकेटेड थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, ये सब लोग कहाँ आए थे, थर्ड स्टेट की जो मीटिंग थी ये सब लोग आए थे। उसमें वुमेन को और जो छोटे पीजेंट्स होते थे, जो छोटे किसान होते थे जिनके पास ज़मीन कम थी या ज़मीन थी नहीं, उन लोगों को मीटिंग में आने की इजाज़त दी नहीं थी। अब देखो ये मीटिंग कैसे हो रही थी, लाइक अगर यहाँ पे समझ लो राजा बैठा है, यहाँ पे राजा बैठा है, तो इस साइड क्लर्जी, इस साइड नॉबिलिटी, एंड इनके पीछे यहाँ पे हो गए 300, यहाँ पे हो गए 300। ठीक है, यहाँ पे 300 हो गए, यहाँ पे 300 हो गए, और ये दोनों क्लर्जी और नॉबिलिटी है। जो थर्ड स्टेट के 600 लोग थे ना, इनको कह दिया आप इनके पीछे खड़े रहो जाके। ठीक है, ये लोग पीछे खड़े रहे, इनको बैठने की भी जगह नहीं दी गई, क्योंकि थर्ड स्टेट को एक लोअर स्टेटस मान रखा था। लेकिन इसमें जो थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लास उभर के आई थी, वो मिडिल क्लास में जो लोग थे वो आए थे यहाँ पे। ठीक है, एंड देन दे डिमांडेड इक्वल वोटिंग राइट। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखो कि जो स्टेट वाइज जो डिवीज़न था ना उसमें कैसे वोट दिए जाते थे, लाइक वोटिंग के थ्रू बात होती थी कि टैक्स बढ़ाने हैं कि नहीं बढ़ाने हैं। तो 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट। क्या? 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट। एक स्टेट के पास एक वोट देने का अधिकार होता था। कितने स्टेट थे? 3 स्टेट। 3 में से अगर 2 भी मान गए तो हो जाएगा लागू टैक्सेस। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स देने ही नहीं थे, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मान गए कि टैक्स बढ़ना किस पर, थर्ड स्टेट से उसकी मर्जी भी नहीं पूछी गई। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने ना
ये डिमांड की कि जो हर एक इंसान है, हर एक इंसान के पास एक वोटिंग राइट होना चाहिए। 1 मैन इज इक्वल टू 1 वोट, 1 मैन इज इक्वल टू 1 वोट, ठीक है। 1 मैन इज इक्वल टू 1 वोट की डिमांड करी, पर इस डिमांड को जो है राजा ने ठुकरा दिया। राजा ने कहा ऐसे थोड़ी ना, राजा है भाई, राजा के हिसाब से थर्ड स्टेट था वो लोअर स्टेट था, सो कॉल्ड लोअर स्टेट था। एंड तो राजा इतनी आसानी से कैसे बात मान जाए ना खड़े किए बिना, तो उसने तो कह दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, 1 मैन 1 वोट नहीं होगा, 1 स्टेट 1 वोट है जो बहुत मतलब उनकी पुश्तैनी प्रथा चली आ रही है, उसी के हिसाब से होगा। थर्ड स्टेट वाले लोग क्या करते हैं, जो मीटिंग होती है ना उसको रिजेक्ट कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया जो राजा था उसने प्लान तो कर लिया था कि अब उसको टैक्स इम्पोज करने हैं, टैक्स इम्पोज करने हैं उसने थर्ड स्टेट पे करने। थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड करी थी, थर्ड स्टेट ने डिमांड करी कि 1 मैन 1 वोट होना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो थर्ड स्टेट ने डिमांड करी थी ना 1 मैन इज इक्वल टू 1 वोट, वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो किसने दिया था, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था जीन जॉक रोसो के बारे में, जिन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उस बुक में इन्होंने 1 मैन 1 वोट के बारे में डिस्कस करा था, तो वही चीज़ थर्ड स्टेट ने मांग करी थी। तो अब राजा ने तो मना कर दिया था कि नहीं भाई 1 मैन 1 वोट नहीं होगा, 1 स्टेट 1 वोट जैसा चला आ रहा है वैसा ही होगा। तो जो थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं वो मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, मीटिंग किस दिन हुई थी, 5 मई को, ठीक है। मीटिंग छोड़ के वो लोग बाहर निकल जाते हैं। 20 जून को क्या होता है, 20 जून 1789, 20 जून को क्या होता है, वो लोग जो है टेनिस कोर्ट में वर्सेलिस के टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा होते हैं। टेनिस कोर्ट में इकट्ठा क्यों होते हैं, टेनिस खेलने के लिए नहीं, टेनिस खेलने के लिए नहीं, वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर इकट्ठा होकर वो एक नेशनल असेंबली बनाते हैं, एक तरह से नेशनल असेंबली बनाते हैं जो राजा को अपोज करेगी, राजा के जो फालतू के जो रूल्स रेगुलेशन है इन सबको अपोज करेगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो वो एक उस नेशनल असेंबली में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान बनाते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लोग और होते हैं, लाइक मीराबियो एंड अबेसियस। ये एक इंसानों के नाम है। मीराबियो जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अबेसियस है वो प्रीस्ट है, ठीक है। इन दोनों ने भी जो है थर्ड स्टेट का साथ लिया। मीराबियो नोबल फैमिली से हैं एंड अबेसियस जो है वो प्रीस्ट है। इन लोगों ने एक तरह से या तो ये देख कर कि इन लोगों को लाइक जो थर्ड स्टेट उस पर इतना अत्याचार हो रहा है, या तो दया आ गई होगी इसलिए उनका जो है साथ दे रहे थे, या फिर वो लोग भी तो ये देख पा रहे थे ना कि हाँ जो राजा है वो थर्ड स्टेट के साथ गलत कर रहा है, ठीक है। तो मीरा भी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। ओके, मीरा भी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे एंड अबेसियस जो थे प्रीस्ट थे। अबेसियस ने जो है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखी, व्हाट इज़ थर्ड स्टेट क्या है, थर्ड स्टेट की इंपॉर्टेंस बताई, उसके बारे में इन्होंने लिखा था अबेसियस ने। ओके, तो यहाँ पे तो नेशनल असेंबली बन रही थी, यहाँ पे धड़ाधड़ अपोज हो रहा था मोनार्क का, राजा का। लेकिन उसी तरफ दूसरी ही तरफ जो सर्दियों का सीज़न आ चुका था, जो क्रॉप थी क्रॉप ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से क्या था, जिसकी वजह से जो ब्रेड के प्राइसेस थे, ब्रेड के प्राइसेस भी बढ़ गया। ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए तो लोग खरीदेंगे कैसे। और ये देखो जो सारे मैन से ना, उन्हें नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। सिर्फ मैन ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, और वो मैन जो कि बहुत अमीर हो। अब घर चलाने के लिए बचा कौन, घर चलाने के लिए बची वुमेंस। अब वुमेंस जो है वो बहुत परेशान हो गई थी। वुमेंस जो है वो क्या काम करती थी, लाइक जो नोबल फैमिली के जो लोग होते थे उनके घर में जाके छोटे मोटे काम करती थी जिससे वो पैसे कमाते वो। अब सारी जिम्मेदारी कहाँ पे आ गई, वुमेंस पे आ गई, ठीक है। पूरे घर की, बच्चों की, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, सबकी जिम्मेदारी किस पे आ गई, वुमेंस पे। तो वो लोग, वही लोग जो है घर को जो वुमेंस होती है ना, वो लोग बहुत परेशान हो जाती हैं। लाइक ऐसा सब कुछ प्राइस, फूड ग्रेन्स के प्राइस वगैरह बढ़ जाते हैं इस वजह से। तो वुमेंस जो होती हैं, वुमेंस और कुछ मैंस, वही जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो वो इकट्ठा होकर एक बेकरी शॉप को तोड़ने लगते हैं। बेकरी शॉप पे में जो ब्रेड वगैरह मिलेगा खाना खाने के लिए, वो बहुत सारी दुकानों को तोड़ देते हैं। तो यही सब होता है 14 जुलाई 1789 को। ऐसा मतलब पूरे शहर में क्या होती है, भगदड़ सी मच जाती है, मतलब लोग इकट्ठा होकर बेकरी शॉप को तोड़ रहे हैं, तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं खाने के लिए, मतलब भुखमरी सी फैल गई थी वहाँ पे। तो राजा ने भी इसी वजह से, जो हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक में इंट्रो में हमने देखा था, जो राजा भी ट्रूप्स को भेज देता है, जनता सड़क पर उतर जाती है। अब पता चला जनता सड़क पर क्यों उतरती है, जनता सड़क पर उतरती है क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, खाने को नहीं होता है, खाने के प्राइसेस बढ़ चुके होते हैं, क्रॉप नहीं उगी होती है,
यही सब कुछ रीज़न है, ठीक है। तो अब जो वो राजा है, राजा भी सेना को 14 जुलाई 1789 को भेज देता है। यहाँ पे ये सब होता है। उसके बाद हम देखेंगे कंट्री साइड पे जो कुछ गांव है ना, गाँव में भी ये अफवाह फैल गई। मैंने पहले बताया जो अफवाह है वो बहुत तेज़ फैलती है। कोरोना फैले ना फैले, अफवाह बहुत तेज़ फैलेगी। कोरोना के टाइम पे भी बहुत अफवाह फैली है, लेकिन उसको छोड़ते हैं। अभी यहाँ पर एक और अफवाह फैल गई, एक और रूमर स्प्रेड हो गया कि एक ये अफवाह फैल गई कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं ना, तो वो लैंडलॉर्ड्स ने कुछ लाइक गुंडे कहते हैं ना, गुंडे टाइप्स होते हैं, उन लोगों को भेजा है जिससे कि वो जो किसान हैं, पीजेंट्स हैं, उनके क्रॉप्स को ख़राब कर सके, पीजेंट्स की क्रॉप को ख़राब कर सके। अब ये अफवाह फैल जाती है सभी पीजेंट्स में, अब वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो पीजेंट्स और जो भी किसान वगैरह होते हैं वो सब जाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा तो लूट मारते हैं। कहाँ पे? गोडाउन्स वगैरह में लूट मारते हैं फूड ग्रेन्स के लिए। उसके बाद जो नोबल फैमिली होती है, नोबल्स और जो होते हैं, क्लर्जी होते हैं, उनके घरों में भी जो है दंगे फसाद होने, वहाँ उस साइड भी दंगे फसाद होने लगते हैं। अब जो नॉबल फैमिली के जो लोग होते हैं ना, उनको मतलब इतनी बुरी सिचुएशन होती है, उन लोगों को अपने घर छोड़ के दूसरे मतलब घर के शहर देश सब कुछ छोड़ कर दूसरे शहरों में जाके रहना पड़ता है। ऐसी हालत हो जाती है वहाँ पे। अब आपने देखा कितनी मतलब फ्रांस की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। अब राजा को हार मानकर वो जो नेशनल असेंबली है ना, नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो संविधान बनाया था, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। 14 जुलाई 1789 को वो इवेंट हुआ। उसके बाद मतलब फिर विलेज में, गांव में भी अफवाह फैल गई कि जो कुछ लोग आ रहे हैं जो उनकी उसको क्रॉप्स वगैरह को ख़राब करने के लिए, ये अफवाह गांव में भी फैल गई। लेकिन फिर 14 जुलाई के बाद अगस्त में 4 अगस्त को ही जो है राजा होता है, राजा वो जो संविधान होता है उसको स्वीकार कर लेता है, नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्वीकार कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो राजा के पास जो है मैंने आपको क्या बताया था, फीडुअल सिस्टम चला रहा था। फीडुअल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जहाँ पे कोई एक मोनार्क होता है, राजा होता है, वही सब पे शासन कर रहा होता है। या फिर जो राजा होता है वो ये कहता है कि जो उसकी जितनी जगह पे वो राज कर रहा है, उसकी जो जितनी ज़मीन है वो सारी राजा की, आप लोगों को बस टैक्स ला के राजा को देना है, ऐसा होता है। तो फीडुअल सिस्टम को सबसे पहले अबॉलिश होता है, फीडुअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो टिथिस होती है ना, टिथिस टैक्स लगता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो टिथिस टैक्स है वो किस पर लगता है, कितना लगता है, ठीक है। ये आपका काम है क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो का है वो सारे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। एंड देन टिथिस को भी अबॉलिश कर दिया जाता है, टिथिस टैक्स को भी ख़त्म कर दिया जाता है। एंड 2 बिलियन लीवर्स का जो फंड है ना, वो सरकार के पास आता है। 2 बिलियन लीवर्स का फंड वापस से सरकार के पास आता है। मतलब जो चर्च वगैरह को ये सब टैक्स वगैरह को अबॉलिश करने के बाद इतना पैसा इकट्ठा होता है। अभी हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। आपने देखा मतलब कैसी कैसी सिचुएशन हो गई थी फ्रांस की। ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मोनार्की तो है ही, राजा तो है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी आ गया। और संविधान और राजा कैसे चलते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये हो गया ना थोड़ा हिंदी सिनेमा की तरह, संविधान और राजा कैसे चलते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको